Welcome to the Business Studies class. Today we will discuss case studies of Unit 9, that is Sources of Business Finance. So here are the case studies. First is Ayushi is successfully running a bakery shop in her residential colony for past many years. आयुषी क्या कर रही है? एक बेकरी शॉप रन कर रही है रेजिडेंशियल कॉलोनी में. शी हैज़ वाइजली इन्वेस्टेड फंड्स इन वेरियस areas in order to ensure smooth running of her business. She owns the manufacturing unit. उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. वेयर एज द शॉप थ्रू विच ही ऑपरेट्स इज ऑन रेंट. लेकिन जिस शॉप के थ्रू वो अपना बेकरी शॉप चला रही है वो रेंट पर है. Recently, she took a loan from the bank to install air conditioner and create provision for sitting for the customers by extending the shop year. रिसेंटली उसने एक लोन लिया है बैंक से एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवाने के लिए और जो अपना शॉप एरिया है उसको उसका एरिया एक्सटेंड करने के लिए सो दैट कस्टमर के लिए प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट हो सके. Although she buys majority of the ingredients like flour, sugar, oil on 15 days credit from the local supplier, but sales are made only in cash. अपनी बेकरी को चलाने के लिए उसे जो भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है जैसे फ्लोर, शुगर, ऑयल, वो सिर्फ 15 डेज के क्रेडिट पर मिल जाती हैं लोकल सप्लायर से. बट जो सेल है उसकी वो क्या है, ओनली कैश बेसिस पर ही है. तो ये हमारी केस स्टडी थी. क्वेश्चन क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट आयुषी हैज़ एम्प्लॉयड इन हर बिजनेस. तो बिजनेस को रन करने के लिए आयुषी ने कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज़ किए हैं? वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग वी हैव टू एक्सप्लेन इट. And second question is distinguish between internal and external sources of funds. Any four differences we have to tell. So this is the question. So how will we answer this question? Let us see. So as it is given in the question कि आयुषी क्या कर रही है. आयुषी ने एक तो एयर कंडीशनर लगवाने के लिए और कस्टमर के सिटिंग अरेंजमेंट के लिए लोन लिया है बैंक से. और सेकेंडली वो जो बेकरी को चलाने के लिए उसे जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो उसे 15 डेज के क्रेडिट पर मिल जाती है. तो इट मीन्स शी इज़ यूजिंग टू एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ट्रेड क्रेडिट एंड लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक. ठीक है. व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये एक ऐसी फैसिलिटी है, क्रेडिट फैसिलिटी, जो एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है. कब? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर. उसे हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं. एंड लोन फॉर कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक क्या करता है? डिफरेंट पर्पजेज के लिए लोन प्रोवाइड करता है. दैट इज लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक. नाउ आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में क्या डिफरेंस है. तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से और हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से हैं? इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मीन्स जो हम बिजनेस के अंदर से ही जनरेट करते हैं. और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वो होते हैं जो हम बिजनेस के फ्रॉम आउटसाइड वी मैनेज, जो हम बिजनेस के बाहर से जनरेट करते हैं. सो हाउ विल वी डिफ्रेंशिएट? मीनिंग एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स, लैंडर्स, इन्वेस्टर्स, सोर्सेज लाई आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो भी हमारे सोर्सेज अवेलेबल हैं फंड्स के रेज करने के लिए, चाहे वो शेयर्स हों, डिबेंचर्स हों, लोन्स हों, ठीक है, या सप्लायर्स के थ्रू हो रहे हैं, वो सब क्या है? हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है. इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है? इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स रेफर्स ऑल दोज सोर्सेज दैट आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस. जो बिजनेस से ही जनरेट किए जा रहे हैं, बिजनेस के अंदर से ही, लाइक flowing back of profits or you can say retained earnings. Need, on the basis of need, what is the difference? External sources of finance से हम हमारी लार्ज अमाउंट में जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकते हैं. बट इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड से हम लिमिटेड नीड्स को ही पूरा कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट की नीड को हम पूरा नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज कॉस्ट.
अब कॉस्ट क्या है, जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज से फंड्स रेज करते हैं तो हमें हायर कॉस्ट पे करनी पड़ती है। लाइक लोन्स ले रहे हैं हम, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो उस पर हमें एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उस पर डिविडेंड पे करना पड़ता है। ठीक है, बट जो इंटरनल सोर्स है उसमें जो कॉस्ट है रेजिंग फंड्स, वो क्या है, बहुत ही कम होती है। अब कॉस्ट कहाँ से होगी फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स की, क्योंकि ये तो कॉस्ट फ्री है। हमें तो ऐसा ही लगता है ना कॉस्ट फ्री है, लेकिन एक्चुअल में ये कॉस्ट फ्री नहीं है। क्यों कॉस्ट फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रॉफिट्स हमने बिजनेस में रिटेन करके रखे हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, अगर हम इसे कहीं इन्वेस्ट करते तो हमें कुछ ना कुछ क्या होती, उस पर इनकम होती। लाइक हमने किसी को हमने इसको शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया होता किसी और कंपनी के, तो हमें डिविडेंड रिसीव होता उस पर। किसी को लोन दिया होता, डिबेंचर्स परचेज किए होते, तो हमें इंटरेस्ट मिलता। तो वो उसकी कॉस्ट थी जो हमें अब बियर करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम इसको वहाँ ना शेयर्स डिबेंचर्स में ना इन्वेस्ट कर कर हमने क्या कर लिया, इसको बिजनेस में यूज़ कर लिया। तो एक्सटर्नल सोर्सेज की जो कॉस्ट होती है वो हायर कॉस्ट होती है, और इंटरनल सोर्सेज की क्या होती है, वेरी लो कॉस्ट होती है। सिक्योरिटी, जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, लाइक हम लोन्स लेते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं, उसमें क्या देनी पड़ती है, हमें एसेट की सिक्योरिटी देनी पड़ती है, फिक्स्ड एसेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही हम फंड्स रेज कर सकते हैं। लेकिन सभी एक्सटर्नल सोर्सेज में ऐसा नहीं है। लाइक जैसे एक शेयर्स है, उसमें हमें कोई फंड्स की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, सभी में नहीं, बट कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज में हमें क्या देनी पड़ती है, फिक्स्ड एसेट की सिक्योरिटीज देनी पड़ती है। बट इंटरनल सोर्सेज में नो सिक्योरिटी ऑफ एसेट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वो क्या है, कंपनी के जो बिजनेस है उससे ही क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं उसी को हम क्या कर रहे हैं, अगेन वी आर यूजिंग इट इन द बिजनेस। तो लाइक दिस वी कैन डिफरेंशिएट between external sources and internal sources. Next case study is Anne has been successfully running a soft skill training company for the past 5 years in Bangalore. Anne क्या है, एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग कंपनी को रन कर रहा है 5 ईयर से। एक ट्रेनिंग कंपनी है ये बेंगलोर में, एंड इसकी एक अच्छी रेपुटेशन है सिटी में। शी नाउ प्लान्स टू स्टार्ट अ चेन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर। वो क्या करना करना चाहती है एन, कि इसकी एक चेन ऑफ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहती है। चेन मीन्स इसकी और ब्रांचेस भी वो बनाना चाहती है। एंड हैज़ आइडेंटिफाइड 4 स्ट्रेटेजिक प्लेसेस फॉर द सेम इन द सिटी। और उसने 4 प्लेसेस भी ऐसे आइडेंटिफाई करके रखे हैं जहाँ वो ऐसे अपने जो सेंटर है उसकी ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश करना चाहती है। Till now, she has been managing all the financial requirements of her business through the profit made in her business. तो अब तक वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा कर रही थी, ट्रेनिंग कंपनी की प्रॉफिट से, जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे थे उसी से पूरा कर रही थी। However, in order to implement her expansion plan, funds will have to be raised externally. बट अगर उसे क्या करना है, अपने एक्सपेंशन प्लान को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस, टिल नाउ शी हैज बीन मैनेजिंग ऑल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ हर बिजनेस थ्रू द प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस। ये जो गिवन केस स्टडी है उसी से एक लाइन चूज की गई है। On the basis of this line, what we have to tell, name the source of funds being mentioned in the statement and state its any 3 merits। कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड को पॉइंट आउट कर रहा है और उसकी उस सोर्स ऑफ फंड की क्या मेरिट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सोर्स ऑफ फंड आइडेंटिफाई करना है कि हम सोर्स ऑफ फंड कौन सा है। तो सोर्स ऑफ फंड कौन सा है, बिकॉज विच फंड शी इज यूजिंग, प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस, जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उसी से मैनेज करे, मीन्स शी इज यूजिंग रिटेन प्रॉफिट्स, और यू कैन से प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स यूज कर रही है। सो हाउ विल वी आंसर, रिटेन प्रॉफिट्स द सोर्स ऑफ फंड्स बीइंग मेंशन इन द गिवन स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट में कौन सा सोर्स ऑफ फंड है, रिटेन प्रॉफिट्स।
आफ्टर दैट वी हैव टू राइट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट की हमें कोई भी 3 मेरिट्स हमें लिखनी है, वो आप अपनी एज यू विश कोई भी लिख सकते हैं। लाइक retained earning is considered to be a permanent source of capital for a business organization। ये business organization के लिए क्या है, permanent source of capital है। मीन्स लाइफ टाइम इसको कंपनी क्या कर सकती है, बिजनेस क्या कर सकता है, इसको यूज कर सकता है। ओके, अनलाइक इशू ऑफ डिबेंचर्स विच कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज टू बी पेड, देयर इज नॉट explicit cost involved in utilizing retained earning for financing business or operation। जिस तरह से हमें अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं या शेयर इशू करते हैं, उस पर क्या करना पड़ता है, कंपनियों को वो एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इस तरह की कॉस्ट कंपनी को कोई पे नहीं करनी पड़ती, अलग से कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। कि जैसे डिबेंचर्स पे फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, शेयर्स पे डिविडेंड देना पड़ता है, इस तरह से कोई कॉस्ट कंपनी को अलग से पे नहीं करनी पड़ती रिटेन अर्निंग यूज करने के लिए। द बिजनेस इंजॉयज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन employing retained earnings since they are generating internally by the business। और इसको यूज़ करने में क्या है, पूरी फ्रीडम होती है बिजनेस को, उसको जब चाहे यूज़ कर सकता है, क्योंकि कौन जनरेट कर रहा है इसको, बिजनेस ही जनरेट कर रहा है अपने ही प्रॉफिट से। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस हमने आइडेंटिफाई किया है, रिटेन्ड अर्निंग्स, और उसके 3 मेरिट्स डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ वी हैव टू सजेस्ट सम सोर्स ऑफ फाइनेंस, ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो बिजनेस का उसका एक्सपेंशन कर सके, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। तो फॉर दैट विच सोर्स ऑफ फाइनेंस शी कैन यूज, वी हैव टू सजेस्ट। सो फॉर दिस पर्पज कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक कैन बी टेकन, बिकॉज फ्रॉम कमर्शियल बैंक इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, और जब भी हमें ज़रूरत होती है हमें क्या मिल जाता है, वहाँ से फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। एंड payment is also options are available कि we can make the payment in installment also we can be according to our convenience, or we can make the lump sum payment। So we can suggest the other source of finance, that is loan from commercial bank। Next case study is Superb Limited is a well-diversified company engaged in development of real estate, tourism, and textiles। The company plans to raise a sum of rupees 120 crores in order to finance its expansion। अब कंपनी को क्या करना है, 120 करोड़ रुपीस चाहिए अपनी एक्सपेंशन के लिए। Presently, there is a conflict amongst in financial manager as to whether the company should float an issue of equity shares or debentures to raise amount of funds। अब financial managers में भी conflict है कि we should go with the issue of shares, equity shares or debentures। Which of the two sources of funds will you suggest, considering the fact that the company has not raised much debt capital so far, and why? अब हमें एक और चीज बताई गई है। सबसे पहले तो हमसे पूछा गया कि हम क्या सजेस्ट करेंगे, इक्विटी शेयर्स या इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और जो कंपनी है उसने ज़्यादा डेट कैपिटल नहीं ले रखी है, मीन्स ज़्यादा लोन्स नहीं ले रखे हैं। और जो हम सजेस्ट करेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस, व्हाई वी आर सजेस्टिंग, दैट रीजन वी हैव आल्सो टेल। सो व्हाट शुड वी सजेस्ट, वी शुड सजेस्ट issue of debentures। Why issue of debentures? Let us see what can be the reason। First reason is, even if the earning of the companies are high, debenture holder are still paid interest at the fixed rate। क्योंकि ये जब कंपनी की क्या होगी, रेट ऑफ अर्निंग हाई होगी, तो तब भी क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर को एक फिक्स रेट से ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, वेयर एज डिविडेंड एट ए हाई रेट विल हैव टू बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो हायर रेट से डिविडेंड देना पड़ेगा, लेकिन डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट से ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। दिस इज द बिकॉज रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स वेरीज विद द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो इसीलिए यही रीजन है कि हमें क्या करना चाहिए,
कि जो हमें इक्विटी शेयर की बजाय क्या करना चाहिए, डिबेंचर इशू करने चाहिए, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है उसका जो डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम होंगे तो कम डिविडेंड डिक्लेयर होगा। तो जब डिवेंचर इशू करते हैं तो हमें एक फिक्स रेट से ही फिक्स रेट से ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। हम इसमें प्रॉफिट कंसीडर नहीं करते कि प्रॉफिट कम है या ज़्यादा है। नेक्स्ट रीज़न कि वाई शुड गिव प्रेफरेंस टू इशू ऑफ डिबेंचर्स रादर देन इक्विटी शेयर्स। अनलाइक द इक्विटी शेयर होल्डर, द डिबेंचर holders do not have right to participate in management and control of the company. अगर डिबेंचर इशू करती है कंपनी तो डिबेंचर होल्डर के पास ना तो वोटिंग राइट्स होते हैं, ना वो मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकती है, ना ही कंट्रोल होगा उसका कंपनी के ऊपर। वो किसका रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही रहेगा। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज treated as tax deductible expense, whereas the amount that company pays at dividend is taxable. अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उस पर जो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो क्या है, टैक्स डिडक्टिबल है, मीन्स उस पर टैक्स एडवांटेज मिलेगी। लेकिन अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो उस पर जो डिविडेंड देगी कंपनी, वो टैक्स एडवांटेज उसके ऊपर कंपनी को नहीं मिलेगी, तब भी कंपनी को पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। लास्ट रीजन इज द फ्लोटिंग कॉस्ट ऑन रेजिंग फंड्स थ्रू डिबेंचर इज रिलेटिवली लेस देन दैट ऑफ इक्विटी। फ्लोटिंग कॉस्ट जो होती है, फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होती है, इशू करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डिबेंचर के केस में कम होते हैं और शेयर के केस में ज़्यादा होते हैं। तो दैट्स वाई दीज आर द रीजंस कि कंपनी शुड रेज फंड्स थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स। एक तो ऑलरेडी क्या है, कंपनी ने डिबेंचर इशू नहीं कर रखे, बहुत कम इशू कर रखे हैं, डेट जो भी ले रखे हैं बहुत कम ले रखे हैं, ठीक है। तो एंड उसके साथ ही बेनिफिट्स भी हैं, 4 बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं कि डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट से ही देना है इंटरेस्ट, उनका कोई वोटिंग राइट नहीं है, उनके पास कोई कंट्रोल ऑफ द कंपनी नहीं है, ठीक है। जो उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा उस पर टैक्स डिडक्शन भी मिलेगी और इशू के एक्सपेंसेस भी कम है। दैट्स वाई कंपनी शुड गो विद इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी इज डिंगडोंग लिमिटेड is planning to float an issue of equity shares in the market in the next 4 months. जो डिंगडोंग लिमिटेड है वो क्या करना चाहती है, इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है नेक्स्ट 4 मंथ्स में। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट द कंपनी शुड रेज सम पोर्शन ऑफ फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट थ्रू इक्विटी। जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी ओपिनियन है कि कंपनी को कुछ जितना भी फंड्स टोटल रेज करना है उसमें से कुछ फंड्स इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से भी रेज करना चाहिए इक्विटी शेयर्स के थ्रू। तो इन द कंटेस्ट ऑफ द अबव केस स्टेट एनी 4 मेरिट्स ऑफ रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी शेयर्स। सो सबसे पहले तो हमें क्या बताना है कि इक्विटी शेयर से अगर हम फंड रेज करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे। Secondly, explain briefly any one source through which Ding Dong Limited can raise funds through international capital market. और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से कंपनी कैसे फंड रेज कर सकती है वो भी बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बतानी है कोई 4 मेरिट्स इक्विटी शेयर्स इशू करने की, मीन्स एडवांटेजेस बतानी है कि इक्विटी शेयर अगर हम इशू करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे। फर्स्ट, द इशू ऑफ इक्विटी शेयर डज नॉट क्रिएट एनी फिक्स्ड बर्डन ऑन द कंपनी एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी, क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उस पर डिविडेंड की कोई फिक्स रेट ही नहीं होती फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड डिविडेंड देना भी कंपल्सरी नहीं होता, इसलिए कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है डिविडेंड पे करने का। जनरली इक्विटी कैपिटल इज टू बी रिपेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटलिंग द अदर क्लेम्स। और जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो एक ऐसा सोर्स है जिससे कंपनी के को लाइफ टाइम के लिए फाइनेंस मिल जाता है, और इसका जो लिक्विडेशन के टाइम जब इसका पेमेंट करना पड़ता है वो भी क्या करना पड़ता है, एट द एंड करना पड़ता है। इसलिए कंपनी को क्या मिल जाती है, परमानेंट लाइफ टाइम के लिए कैपिटल मिल जाती है। सेकेंड एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्प टू बिल्ड अप क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी एज इट इज़ द ओनर्स फंड, क्योंकि जो इक्विटी कैपिटल होता है वो ओनर्स फंड का पार्ट होता है। इससे कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती। क्रेडिट वर्दीनेस मीन्स क्रेडिट लेने की
जो एबिलिटी है वो और बढ़ती है। मीन्स जो क्रेडिटर्स होते हैं दे कैन ईजिली ट्रस्ट द कंपनी, और उन्हें इजीली लोन मिल जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज equity share capital constitute the part of owners fund, hence there is no need to provide any security of asset while raising it। और इक्विटी शेयर इशू करने के लिए कंपनी को कोई एसेट की सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि ये क्या है, ओनर्स फंड का एक पार्ट है। तो लाइक दिस एनी अदर merit you can also write that comes in your mind, it is not necessary only these four you have to write, any four you can write। okay, now next question was asked from us ki explain any one source through which Ding Dong Limited can raise funds through international capital market। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से कंपनी कैसे फंड रेज कर सकती है। एज वी नो, हमने पढ़ा था इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में कौन से हमारे सोर्सेज हैं, GDR, ADR। बट अभी यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि कहाँ से करना है। इंटरनेशनल मार्केट बोला गया तो हम वी विल गो विद GDR। तो हम क्या इशू करेगी कंपनी, GDR इशू करेगी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो डिंगडोंग लिमिटेड कैन रेज फंड्स थ्रू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट थ्रू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आफ्टर दैट यू कैन टेल अबाउट ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, एंड यू कैन टेल सम ऑफ द फीचर्स ऑफ GDR। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इट इज a certificate issued by the depository bank which purchases shares of foreign company and deposit it on the account। In the Indian context, a GDR is an instrument issued abroad by an Indian company to raise fund either US dollar or euros। और अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो GDR क्या है कि ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो इंडियन कंपनी इशू करती है फंड रेज करने के लिए, लेकिन फंड किस में रेज करना चाहती है, वो US डॉलर में या यूरोस में करना चाहती है। ठीक है, तो इसके लिए जो GDR होता है उसके लिए क्या कंपलसरी है कि जो कंपनी है, इशूइंग कंपनी है, उसकी जो सिक्योरिटीज हैं वो लिस्टेड होनी चाहिए अमेरिकन या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में। सेकेंडली, GDR कैन बी इक्वल टू मोर देन वन शेयर। और GDR पर जो GDR इशू करती है कंपनी, तो कंपनी वोटिंग राइट्स नहीं देती अपने GDR होल्डर्स को, बट डिविडेंड देती है जैसे शेयर्स पर डिविडेंड देती है। तो लाइक दिस वी कैन टेल अबाउट GDR। जो GDR है वो मोस्टली कहाँ पर लिस्टेड करवाए जाते हैं, फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज एंड द लंडन स्टॉक एक्सचेंज। तो like this you have to tell what is GDR and you can tell some main features of GDR। okay, next question। Gracious Limited is a US based company है ये। The company plans to tap the Indian capital market through its forthcoming issue of equity shares। अब जो US कंपनी है ये क्या करना चाहती है, इंडियन कैपिटल मार्केट से में इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है। आउटलाइन द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इट कैन रेज फंड फ्रॉम इंडियन कैपिटल मार्केट। तो ये इंडियन कैपिटल मार्केट से किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फंड रेज कर सकती है। एज वी हैव डिस्कस्ड IDRs, तो इट कैन रेज फंड थ्रू IDRs। तो ग्रेशियस लिमिटेड में रेज फंड्स फ्रॉम द इंडियन कैपिटल मार्केट थ्रू IDRs। अब IDRs क्या है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट डिपोजिटरी रिसिप्ट है, रेफर टू एज इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट। IDR, who issues the IDR, foreign company issue the IDR who is desirous of raising capital in the Indian market। जो इंडियन मार्केट से क्या करना चाहती है, कैपिटल रेज करना चाहती है। और किसके थ्रू कर सकती है ये, इंडियन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू कर सकती है। बट कंपल्शन इज कि फॉर दिस द IDR शुड बी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंडिया की किसी एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज पर ये लिस्टेड होनी चाहिए। ओके, आवर नेक्स्ट केस स्टडी इज गुंजन सिनेमा इज ए पॉपुलर फिल्म एंटरटेनमेंट कंपनी। एक पॉपुलर फिल्म एंटरटेनमेंट कंपनी है
दिल्ली में. Keeping in view the growing culture of multiplex, its owners have decided to make some changes in the interiors. So इसके जो owners हैं वो क्या चाहते हैं कि इसमें कुछ changes किए जाएं इंटीरियर्स में, लाइक क्रिएटिंग ए लॉन्च एरिया, इंस्टॉलिंग मोर इफेक्टिव साउंड सिस्टम. तो इस तरह के कुछ चेंजेस वो प्लान कर रहे हैं. द कंपनी वॉन्ट्स टू रेज द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड फॉर मोर देन 1 year बट लेस देन 5 years. अब इस कंपनी को क्या चाहिए? फंड्स चाहिए. जो चेंजेस करना चाहती है ये अपने एंटरटेनमेंट कंपनी में, तो फंड्स जो से चाहिए वो चाहिए मोर देन 1 year बट लेस देन 5 years. मोर देन 1 year के लिए लेकिन लेस देन 5 years के लिए चाहिए. In the context of the above case, identify and explain the type of funds that Gunjan Cinema seeks to raise on the basis of time period. अभी स्पेस पे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो गुंजन सिनेमा है उसे किस टाइप के फंड को रेज करने की नीड है, किस तरह का फंड चाहिए उसे. मीन्स उसे इट मीन टू से कि उसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए या मीडियम टर्म फाइनेंस चाहिए. Explain any one appropriate source of the type of funds as identified in part A of the question. उसकी नीड आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये बताना है कि इस नीड को कैसे पूरा किया जा सकता है, कौन से सोर्स से पूरा किया जा सकता है. एंड ऑल्सो स्टेट इट्स एनी 2 मेरिट्स, और इस सोर्स की कोई 2 मेरिट्स भी हमें बतानी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि उसे क्या चाहिए, जो फाइनेंस चाहिए वो कितने टाइम के लिए चाहिए? मोर देन 1 year बट लेस देन 5 years के लिए चाहिए. तो ऐसी रिक्वायरमेंट तो हमारी क्या होती है? मीडियम टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट होती है. तो गुंजन सिनेमा सीक्स टू रेज मीडियम टर्म फाइनेंस, तो उसे मीडियम टर्म फाइनेंस की जरूरत है. और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि देखिए हमने तीन कैटेगरीज में अपनी फाइनेंस रिक्वायरमेंट को डिवाइड किया था. लॉन्ग टर्म जो मोर देन 10 years के लिए होती है, मीडियम टर्म जो 1 to 10 years के लिए होती है, और शॉर्ट टर्म जो लेस देन 1 year के लिए होती है. तो इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम टर्म. ये मीडियम टर्म की कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये मोर देन 1 year है बट लेस देन 5 year. अब कंपनी कहाँ से फंड्स अरेंज कर सकती है मोर देन 1 year और लेस देन 5 year के लिए? तो इट कैन रेज फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट. पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू कर सकती है. पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? पब्लिक डिपॉजिट एक फंड है जो कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली रेज करती है पब्लिक से, इसलिए इसको पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं. ठीक है. और जो पब्लिक डिपॉजिट है वो इट इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर इट इज रेगुलेटेड. अब हमने सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ अब हमें ये बताना है कि पब्लिक डिपॉजिट जो है उसकी मेरिट्स क्या है. क्या मेरिट्स है पब्लिक डिपॉजिट की? अगर कंपनी क्या करती है, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू अपनी फंड्स रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है. सो यू कैन राइट एनी 2 मेरिट्स एज यू विश. फॉर एग्जाम्पल, फंड्स कैन बी रेज इजीली थ्रू ए सिंपल प्रोसीजर. कोई हार्ड प्रोसीजर नहीं है, उसका कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है, एक सिंपल सा प्रोसीजर है, उसके थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, फंड इजीली पब्लिक से रेज कर सकती है. ठीक है. एंड अनलाइक एन लोन एग्रीमेंट इट डजंट कंटेन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज. और जैसे हम लोन लेते हैं तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज होते हैं, उस तरह का इसमें इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ इसमें कुछ नहीं है, इस तरह के क्लॉजेज इसमें नहीं होते. तो इट इज़ वेरी सिंपल टू टेक द पब्लिक डिपॉजिट. इट मीन्स other merit we can write that as compared to the cost of borrowing from bank and financial institution, the cost of public deposit is usually lower for the company. अगर कंपनी क्या करता है, बोरो करता है बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो कंपनी को ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी. अगर वो पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज करती है तो उससे कंपैरेटिवली लेस कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी. दैट्स वाई इट शुड गो विद पब्लिक डिपॉजिट. तो इसलिए क्या कर सकता है वो, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है. और बिसाइड दिस एसेट की कोई सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ती है. दिस मेरिट यू कैन ऑल्सो राइट. नो सिक्योरिटी ऑफ एसेट इज गिवन, नो एसेट इज मॉर्गेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक डिपॉजिट. ओके. तो लाइक दिस यू विल आंसर.
So this is all about the case studies of Unit 9 Sources of Business Finance.